सभी दोस्तों को जोहार, नमस्कार, आदाब। वैश्विक महामारी के काल से हम लोग पिछले साल के मार्च महीने से ही गुजर रहे हैं और हम लोगों को मालूम है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 और एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट एक्ट अप्रैल 2020 तथा 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पूरे देश में आज के दिन में लागू है। इन दोनों एक्टों में केंद्र सरकार के पास में असीम शक्तियां रहती है। पूरे देश का जो संघीय ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके अभिभावक के तौर पे केंद्र सरकार रहती है और सभी राज्यों का टेक ओवर करती है, उनका टेक केयर भी करती है और जरूरतमंद के अनुसार अपना जितना भी गाइडलाइंस है, चाहे वो मेडिकल प्रोटोकॉल का हो, चाहे बिहेवियरल एक्टिविटीज का हो, ये सभी चीजें देती है और उसी के अनुसार हर राज्य सरकार को उनके डायरेक्टिव्स का, उनके नैरेटिव्स का पालन करना पड़ता है। हम भी उसी फेडरल स्ट्रक्चर के एक पिछड़े से राज्य हैं जहां खनिजों की प्रचुरता है लेकिन संसाधनों की बहुत सीमित संसाधन वाले हम लोग राज्य हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कल एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने जो चीजों के ऊपर वर्णन किया वो सब आपके पास में दृष्टिगोचर है। उन पत्र में साफ कहा है कि जो राज्यों पे जो अधिभार हुआ है हमारे राज्य में 18 से 44 साल के बीच में, उसमें लगभग 1100 करोड़ रुपए हम लोगों के ऊपर में अधिक अधिभार पा रहा है। इस बीच में पिछले 1.5 वर्षों से हम लोगों का ना जीएसटी मिला है, ना अन्य कोई बकाया धन मिला है और आगामी दिन में यदि दुर्भाग्य ना हो तो यदि थर्ड फेज का भी मुकाबला करना पड़े तो 1000 करोड़ रुपए और वैक्सीन में ही लग जाएगा, जो बच्चों के लिए। तो ऐसे विषम परिस्थिति में राज्य को कैसे उबारे, उस विषय में पत्र लिखा है। वो पत्र तो आपके पास ही है, लेकिन मैं मुख्यतः जिस बात को आज कहने आया हूं कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय माननीय न्यायाधीशों के खंडपीठ ने कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं, ऐसे जिज्ञासाएं उत्पन्न की है जो आज देश जानना चाहता है कि जब यहां पर एपिडेमिक एक्ट लागू है, जब नेशनल डिजास्टर एक्ट लागू है, उस बीच में वैक्सीन जो इसका सबसे बड़ा कारगर पहलू है, उस कारगर पहलू को हम लोग किस प्रकार से नेग्लेक्ट करके राज्यों के ऊपर छोड़ दिए मुकाबला करने को। सीधा सीधी तौर पे मैं कह सकता हूं कि जो वैक्सीन का जो रेट है, केंद्र सरकार 150 रुपए में खरीदती है, राज्यों को 600 रुपए और 400 रुपया में लेना पड़ता है और जो निजी अस्पताल है उनको उससे भी ज्यादा रेट देना पड़ता है। मतलब जो एक देश एक बाजार की नीति करने वाले लोग हैं, अब हमको लगता है कि ये कालाबाजारी को एक वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। यदि जो वैक्सीन केंद्र सरकार 150 रुपए में खरीदती है तो माननीय मुख्यमंत्रीगण, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, शिवराज सिंह चौहान जी हो, येदियुरप्पा जी हो, विजय रूपाणी जी हो, खट्टर जी हो, श्री हेमंत सोरेन जी हो, ममता दीदी हो, नवीन जी हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हो, स्टैलिन हो, पिनरई विजयन जी हो, इनको क्यों देना पड़ेगा 400 रुपए और 600 रुपए? मतलब एक दवा का जब एमआरपी 150 रुपए है, इसका मतलब सरकार, राज्य सरकारें राज्य की
पैसे से कालाबाजारी कर रही है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था रेमडेसिविर को कैसे कैसे बेचा जाता था। पहले दिन कालाबाजारी का ग्राहक को फंसा कर 2 डोज का 50-50 हजार रुपए, दूसरे दिन वो बढ़ के 75-75 हजार रुपए, तीसरे दिन वही बढ़ के 1.5 लाख रुपए। मतलब यदि राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगे, राज्य यदि प्रोक्योर करने लगे, तो कंपनियां मनमानी करेगी। क्योंकि 2 ही कंपनियां यहां पर अभी तक अधिकृत है, वो भी कोटा फिक्स करेंगी केंद्र सरकार। यह एक अजीब विडंबना है कि केंद्र सरकार वैक्सीन के कालाबाजारी को वैधानिक मान्यता प्रदान की पहली बार, जब यह विपदा का समय है, जहां देश में नेशनल इमरजेंसी लागू है। दूसरा सवाल मैं कल के जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से कह सकता हूं कि एक ही प्रोडक्ट का ये 3-4 रेट क्यों होगा। या तो भारत सरकार जो खरीदती है वो अंडर क्वालिटी की होगी, तब 150 रुपये में मिलता है, या राज्य सरकार जो खरीदती है उसका क्वालिटी क्या है। क्योंकि कहा गया है कि थोक में खरीदेंगे तो 150 रुपये मिलेगा, तो हम तो शुरू से कह रहे हैं हमको 5 करोड़ टीका चाहिए, आप हमको थोक में दे दीजिए 150 रुपये के हिसाब से। सब राज्य सरकार इस तरह से करेगी। आज तक क्या इस देश में कभी हुआ है कि भारत सरकार ने कहा है कि आप ग्लोबल टेंडर कीजिए किसी औषधि के लिए? आज तक ये कभी नहीं हुआ। आज भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक आंकड़ा आया है कि सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को 23 करोड़ डोज दे दिए जा चुके हैं। हम लोग लगभग 140 दिन के करीब वैक्सीनेशन का ये चौथा चरण हम लोगों का चल रहा है। इस देश को 216 करोड़ डोजेस चाहिए। केंद्र सरकार कहती है कि राज्यों के पास 1,57,00,000 डोजेज अभी है। यदि 30 लाख के हिसाब से ही हम लोग हिसाब कर ले इस देश का वैक्सीनेशन का, यदि प्रोग्रेस रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी वो कहते हैं कि बाई 31 दिसंबर हम सबको वैक्सीनेट कर देंगे। तो ये वैक्सीन का रेट यदि 30 लाख का भी रहेगा तो पूरे देश में तो मात्र 3 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है, और सबको कह दिया गया है कि जून 10 के बाद आपके पास में खेपे जाएंगी। यह अजीब विडंबना है। हमको तो लगता है कि यदि इस देश में कोई दुश्मन देश हम पर आक्रमण कर दे, तब राज्यों को कहा जाएगा कि आप अपने जो राज्य का सीमा है उसकी घेराबंदी, मोर्चाबंदी आप खुद कीजिए। आप खुद टैंक लाइए, आप खुद मिसाइल लाइए, आप खुद युद्ध विमान लाइए। ये कौन सा खेल चल रहा है इस देश में? जबकि आपने 35,000 करोड़ रुपए आपने बजटीय प्रावधान किए, जो जनता की पैसा, जो उसको खर्च करना वैक्सीनेशन के नाम पे जरूरी है। यदि 150 रुपए के हिसाब से ही हम लोग चले तो 116 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। तो राज्य सरकार को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप वैक्सीन खरीदिए? क्या 18 से 44 साल के जो हमारे वर्ग के लोग हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, आप उनको उनकी 33% नौकरी चल गई, आप उनको बेरोजगार
होके मारने के लिए मजबूर कर रहे हैं और ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ना चाहते हैं कि हम तो उसको मारने का ठान चुके हैं। केंद्र सरकार की मंशा है कि 18 से 44 साल के वर्ग के लोगों को मार देना है, रोजगार नहीं देना है। तब ठीकरा फोड़ दिया गया है राज्य सरकारों पर कि अब आपको यदि बचाना है तो आप बचा लीजिए। ये कौन सा संघीय ढांचे पर हम लोग चल रहे हैं? संघीय ढांचा पर कोई भी पॉलिसी बनती है इस हेल्थ इमरजेंसी के समय, किसी राज्य सरकार के एक्सपर्ट पैनल को नहीं बुलाया जाता, किसी से कोई डिस्कशन नहीं होता। जब कभी जो चीज मन करे वो चीज राज्यों पर थोप दिया जाता है और राज्यों को कहा जाता है कि आप इसका मुकाबला करो। ये अजीब विडंबना हम लोगों के सामने आज है। हम लोग जानते हैं कि जो जनवरी से लेकर मार्च का जो अंतिम तिमाही गुजरा, जिसको हम लोग चौथी तिमाही करते हैं वित्तीय वर्ष 2021 का, उसमें जीडीपी दर घटकर 7.5% हो गए। भाजपा के मेरे मित्रगण उछल रहे हैं कि 1% बढ़ गया, क्योंकि पिछला तिमाही तो 8.5% का था। लेकिन वो ये भूल गए कि प्रति व्यक्ति आय 9,000 रुपए कम हो गए। इस देश में 33% रोजगार करने वाले, जो स्थायी रोजगार करने वाले, जिनको मासिक वेतन मिलता था, उनकी नौकरियां चल गई। इसका जवाब कौन देगा? और आज जवाब कोई यदि पूछना चाहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो यदि कोई पूछना चाहता है, तो सरकार कहती है कि यह नीतिगत मामला है। तो जिनके लिए नीतियां बन रही है, देश के लोगों के लिए नीतियां बन रही है, क्या देश के लोगों को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने नीतियों के बारे में समझ पाए? अपने नीति जो निर्मातागण है उनकी बातें सोच पाए। पिछले बार भी हम लोगों ने देखा था 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था। क्या हुआ उस पैकेज का? पीएम केयर फंड का कोई ऑडिट नहीं होगा और पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर्स आएंगे वो 75% खराब होंगे, बेकार होंगे। किस राज्य में आज हम लोग जीने को मजबूर हो गए? यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बदहाली को संभालने की कोशिश करता है, तो उस राज्य को बदहाल करने के लिए, अनरेस्ट करने के लिए केंद्र सरकार अनप्रेसिडेंट फैसले ले रही है। यह हमको लगता है, हमने भी देखा है कि एक जांच के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद झारखंड पुलिस को टैग करके एक विभाग के मुखिया के बारे में उनका नाम लेकर, उनके आगे पीछे विशेषण लगाकर ट्वीट करते हैं, और जो पुलिस के जो सर्वोच्च अधिकर्ता है माननीय गृह मंत्री जी, उस पर चुप रहते हैं। आज इस तरह से यदि पुलिस पदाधिकारियों को, प्रशासनिक पदाधिकारियों को दबाव में लाया जाता है, केंद्रीय एजेंसियों को अपने उद्देश्य के लिए सामने किया जाता है, तो हमको लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज आप लोगों के पास में इतना ही कहना था।